नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम 7 अगस्त की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए इन खबरों को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक से एक बहुत दिल को दुखाने वाली खबर आई। जहां भारत का एक पदक पक्का हो गया था, वहां ये खबर आई कि महिला पहलवान विनेश फोगाट को 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण पदक की दौड़ से बाहर कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया। मन बहुत दुखी है दोस्तों, क्योंकि एक पहलवान को वहां तक पहुंचने में कितनी तपस्या करनी पड़ती है, यह वही जानता है। भारत के 140 करोड़ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज भारत को कम से कम एक सोना जरूर मिलेगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और मात्र 100 ग्राम वजन अधिक होने से इस पहलवान को बाहर कर दिया गया। पेरिस ओलंपिक की अब तक की जो भारत की यात्रा है उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पेरिस ओलंपिक में अब तक भारत ने 3 कांस्य पदक जीते हैं, जिसमें मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में एक रजत पदक जीता है और ये पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता है। ठीक है, ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने शूटिंग में ओलंपिक पदक जीता है। ठीक है, और मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड स्पर्धा में भी एक कांस्य पदक जीता है। और हम आपको बता दें कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली आजाद भारत की पहली एथलीट बनी है मनु भाकर। मैंने क्या कहा? पहली एथलीट बनी है, न तो पुरुष और न तो महिला। मैंने कोई लिंग भेद नहीं किया है। तो पहली एथलीट बनी है, चाहे वो पुरुष हो और चाहे महिला हो। ये आजाद भारत के बाद एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली एथलीट बनी है मनु भाकर। अब आप सोच रहे होंगे कि आजाद भारत के पहले किसने जीता था? तो 1900 ईस्वी में जब भारत आजाद नहीं था, तब एक नॉर्मन प्रिचर्ड थे। उस समय भी ओलंपिक पेरिस में हो रहा था, तो उन्होंने एक ओलंपिक में 2 पदक जीता था। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाएगा कि आजादी के बाद एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहली एथलीट का नाम है मनु भाकर। दूसरा कि अभी तक भारत की तरफ से शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो वो भी मनु भाकर है। ठीक है, तीसरा पदक जो आया है वो स्वप्निल कुसाले का आया है और वो 50 मीटर पुरुष राइफल स्पर्धा शूटिंग में आया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, अभी तक भारत ने 3 पदक जीते हैं और चौथे पदक पे, जिस पे आज भारत की नजर थी और भारत का अधिकार भी था उस पे, उसको दुर्भाग्यवश 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब आज की परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ चलते हैं। आज की पहली खबर है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहां शुरू किया है? ठीक है, तो प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहां शुरू किया है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप या तो कहीं नोट कर लीजिएगा और या याद रखिएगा, या इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले खबर की तरफ चलते हैं। आज की अगली खबर है, किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा? निवाहिका वेब पोर्टल। ये डेटा प्रबंधन के लिए है, तो NITC है। ये NITC है, मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो है, इसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक, चलिए आज की तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है बांग्लादेश में हिंसा के कारण? अब देखिए, आपको पता है इस समय भारत का जो पड़ोसी देश है वो हिंसा से जल रहा है। वहां की प्रधानमंत्री भी भागकर भारत में शरण ली है। तो चूंकि मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, इसलिए
वहां पे नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि उपद्रवी भाग के भारत में शरण न ले। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो वो मणिपुर में लगा दिया गया है। ठीक है, चलिए आज की चौथी परीक्षा उपयोगी खबरों की तरफ चलते हैं। चौथी खबर है आज की, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। किसने? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने। ठीक है, 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर की कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.5%। ठीक है, चलिए आज की अगली परीक्षा उपयोगी खबर की तरफ चलते हैं। देखिए, हाल ही में बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कौन से शिखर सम्मेलन? बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है। ठीक है, अब बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन। ठीक है, तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को, और जिस घोषणा पत्र के तहत इसकी स्थापना हुई थी उसका नाम है बैंकॉक घोषणा पत्र। तो जिसकी भी परीक्षा अभी जल्दी में है, चाहे वो यूपीपी की हो, चाहे यूपीपीसीएस की हो, चाहे आरओ री एग्जाम की है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल चूंकि करंट पूछने का जो है ट्रेंड आयोग ने बदल दिया है, तो आप ये बिल्कुल जानिए, जिस खबर को पढ़ रहे हैं उसकी जड़ तक जाएं। ठीक है, तो ये याद रखिए कि बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के तहत। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें केवल 4 देश थे, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। लेकिन अब इसमें कुल 7 देश हो गए हैं। भूटान, नेपाल और म्यांमार इसमें जुड़ गया है, तो टोटल देशों की संख्या 7 हो गई है। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल और म्यांमार। ध्यान रखिएगा, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि आयोग यहां से प्रश्न बना सकता है। जहां भी कंट्राडिक्शन वाला पॉइंट आता है वहां से आयोग प्रश्न बनाता है, और आपको वहीं चिन्हित कर लेना है कि ये था और ये नहीं था। ठीक है, तो ये हो गई बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? वो भारत कर रहा है। ठीक है, चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। आज की 6वीं खबर है, 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 कब मनाया गया? 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 कब मनाया गया? ये मनाया गया 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त को 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 मनाया गया है। ठीक है, चलिए 7वीं खबर की तरफ चलते हैं। देखिए, फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ईयर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, फिर से ये प्रश्न देखते हैं। फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ईयर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को अभी से इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आने वाली परीक्षाओं में ये सभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल ही में किस भारतीय को दिया गया और उस सम्मान का नाम क्या है? तो उसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ईयर ऑफ फिजी, और किसे दिया गया है? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ, 8वें खबर की तरफ चलते हैं। आज की 8वीं खबर है, भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 आयोजित किया गया? किसके किसके मध्य? भारत और किस देश के मध्य वायु अभ्यास है? ध्यान रखिएगा, ये वायु सेना का अभ्यास है और इसका नाम है उदार शक्ति 2024। तो ये वायुसेना का उदार शक्ति अभियान अभ्यास 2024 किसके किसके बीच आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया भारत और मलेशिया के बीच। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन भी मलेशिया के कुआंतन में हुआ है। कहाँ हुआ है? मलेशिया के, देखिए, कुआंतन में। ठीक है, तो मलेशिया के कुआंतन में इसका आयोजन किया गया है। भारत और मलेशिया के बीच वायुसेना का अभ्यास है ये उदार शक्ति 2024। ठीक है, चलिए आज की अगली महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबर की तरफ चलते हैं। आज की 9वीं खबर है,
गुजरात की गिफ्ट सिटी में किस देश के डेकिन विश्वविद्यालय ने अपना कैंपस स्थापित किया? ठीक है, गुजरात की गिफ्ट सिटी में किस देश के डेकिन विश्वविद्यालय ने अपना कैंपस स्थापित किया? तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है डेकिन विश्वविद्यालय कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का है और इसने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। अब गुजरात की गिफ्ट सिटी के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए? चलिए मैं उसकी महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भारत का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, भारत का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है यही गुजरात की गिफ्ट सिटी। ठीक है, अब गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, जो गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है GIFT, गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म जो है वो है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। ठीक है, तो गुजरात गिफ्ट सिटी जो है ये भारत की पहली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, भारत की पहली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी कौन सी है? गिफ्ट सिटी गुजरात। ठीक, यह जो है ये अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा का केंद्र भी यहाँ खुला हुआ है, तो इस दृष्टि से भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। आज की 10वीं खबर है, अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक किस राज्य की विधानसभा में पेश किया गया? अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक किस राज्य की विधानसभा में पेश किया गया? तो ये पेश किया गया गोवा में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक किस राज्य की विधानसभा में पेश किया गया है? गोवा में, याद रखिएगा। ठीक है, 11वें खबर की तरफ चलते हैं। आज का 11वां खबर है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक पाने वाली कौन सी भारतीय कंपनी बनी है? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक पाने वाली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? ये बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी RIL। ठीक है, RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक पाने वाली भारतीय कंपनी बन गई है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार लोक सेवा आयोग ने भी पूछा है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज की 12वीं और आखिरी परीक्षा उपयोगी खबर की तरफ चलते हैं। आज की 12वीं खबर है, पेरिस ओलंपिक 2024 में 3000 मीटर स्टेपल चेज इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहले भारतीय हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है ये ओलंपिक की बात है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में 3000 मीटर स्टेपल चेज इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं अविनाश साबले। ठीक है, तो यहां से भी एक पदक पक्का है, अविनाश साबले जो है ये फाइनल में पहुंच गए हैं स्टेपल चेज के। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की 12 खबरें 7 अगस्त की, जो परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण खबरें थी। केवल हम उन खबरों को लेके आपके लिए आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि खबरों को बनाने में और उनके पीछे मैटर तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, और ये सिर्फ आपके लिए की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, अगर आप यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी PCS की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या RO एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल पे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज चल रही है, बिल्कुल निःशुल्क है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पे एग्जाम कॉन्कर्स पे केवल उन्हीं प्रश्नों की टेस्ट सीरीज कराई जाती है जहां से प्रश्न आयोग में बनने की संभावना होती है, या जो आप गलत करने की संभावना होती है कि जो आप गलत करेंगे, जो कंट्राडिक्शन वाली जगह होती है, जहां आप जानते हैं कि आप सब जानते हैं, वहीं आपसे गलती होती है, और आप जब आप पेपर मिलाते हैं तो कहते हैं आसान गलतियां हो गई हैं। तो उसी आसान गलतियों को सुधारने के लिए हमने टेस्ट सीरीज चलाई हुई है,
उस टेस्ट सीरीज को आप देखिए, आपको प्रश्न आसान लगेंगे लेकिन टेक्निकली वो आसान नहीं है। जब परीक्षा का प्रेशर रहता है तो उसका उत्तर समझ में नहीं आता और आप गलत करके चले आते हैं और परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। तो उन चीजों को सुधारने के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज चलाई है, आप उसको देखिए, रेगुलर देखिए। उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहां जाके अपनी सुविधा अनुसार जिस चीज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरओ री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखें। साथ ही अगर आपको इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पे आपको इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप सीरियसली किसी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स तैयार करना चाहते हैं तो आप रोज जो करंट अफेयर्स की वीडियो आती है 9 से 10 के बीच में, आप उसे जरूर देखें और महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट करने का प्रयास करें। और अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारी वीडियो को एक सीरियल वाइज देख सकते हैं। हम सिर्फ उन्हीं खबरों को लाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिना सब्सक्राइब किए आगे न जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स या किसी अन्य जीएस की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।